नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि हमारे विद्यार्थी बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो सिख संघर्ष की बात शुरू किए थे, एंग्लो सिख वॉर की जो कहानी आपके बीच में रख रहे हैं, जिसको हम लोग तकरीबन पिछले क्लास से ही कंटिन्यू किए हुए हैं। आज उस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज जो है आप देखेंगे कि किन किन संधियों के माध्यम से, किन किन युद्धों के माध्यम से आप देखेंगे कि अंग्रेज और सिख संघर्ष को हमें समझा जाएगा और किन किन बातों को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कई सारे महत्वपूर्ण सेगमेंट पर चर्चा होगी। क्लास छोटी हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि इस क्लास को आप बेहतर तरीके से एंजॉय करते हुए बातों को समझेंगे और जहां पर याद करने की बात है उस पॉइंट को आप जो है याद करेंगे। देखिए, कई बार कई सारे रोचक दास्तां, रोचक कहानियों के साथ क्लास को किया जाता है और कई बार टू दी पॉइंट किसी भी टॉपिक को पढ़ाया जाता है। तो हो सकता है कुछ एक टॉपिक ऐसे हो जिनको टू दी पॉइंट पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन टू दी पॉइंट पढ़ाने का मतलब ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक की वही विशेषता है, वही महत्ता है। तो जहां पर हमको लगेगा कि बहुत विस्तार से आपके बीच में कहानी को रखनी है, वहां पर निसंदेह हम बहुत विस्तार से उस बात को रखेंगे। लेकिन जहां पर कहानी को संक्षिप्त करते हुए और इंपॉर्टेंट फैक्ट को उसमें रखना होगा, वहां पर उस प्रकार का कार्य करेंगे। तो सिखों का इतिहास आप लोगों ने सिख गुरुओं से देखा और फिर उसके बाद अंग्रेजों के साथ संघर्ष अब शुरू होने वाला है, उस पर बात करेंगे। कि उससे पहले हम अपने पॉइंट्स पर आगे बढ़ें जहां पर हम लोगों ने बात की है। तो पुनः एक बार मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन 14,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हमारे अपने YouTube चैनल पर हो चुके हैं। वो सब आप लोगों का प्यार है और निरंतर आप लोगों का सहयोग बनता रहेगा। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्लीज शशांक आईएएस की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम दिया हुआ है, यानी कि डाउनलोड माई एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सिख साम्राज्य आपके बीच में एक तकरीबन 4 से 5 पार्ट में आपके बीच में रखा गया, जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके बीच में जिक्र किया गया। तो आज हम लोग अंग्रेज सिख संघर्ष के बारे में बात करेंगे और उनमें कौन कौन सी संधियां हुई, कौन कौन सी ट्रीटीज हुए, उन पर भी हम लोग बात करेंगे और आज इस टॉपिक को कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए, इतनी सारी बातें जो आपको यहां पर दिख रहा है, इन सब पर हम लोग परिचर्चा कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे रणजीत सिंह के बाद पंजाब की क्या स्थिति हुई और ऐसा क्या माहौल बना कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार की है कि राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई। नेतृत्व कौन करेगा, इस चीज को लेकर के आपसी कलह शुरू हो गया। कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया और ऐसे में रणजीत सिंह के बाद जो शासक बने वह रणजीत सिंह की तुलना में काफी कमजोर साबित हुई। रणजीत सिंह के बाद जिन शासकों ने शासन सत्ता को संभाला, उनमें अगर नाम लिया जाए तो आप देखेंगे कि खड़क सिंह हुए, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह और शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह का मैं टाइम पीरियड यहां पर लिख देना चाहता हूं। तो कहा जाता है कि रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, इनमें से खड़क सिंह रणजीत सिंह के पुत्र थे और उसके बाद इनके पुत्र और पोतों ने शासन सत्ता को संभाला। खैर, यहां पर इनके व्यक्तिगत जीवन से कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है और तो इसलिए हम खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, इन सबके व्यक्तिगत जीवन से किसी भी घटना के बारे में आपसे जिक्र नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने रणजीत सिंह के बारे में बात किया था या फिर बंदा बहादुर के बारे में बात किया या फिर सिख गुरुओं के बारे में। यहां पर हम उस पॉइंट पर फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो रणजीत सिंह के बाद एक एक करके शासक हुए और उनमें हम चलेंगे दिलीप सिंह के पास और यहां से कहानी शुरू होती है और अंग्रेजों के साथ संघर्ष भी कहीं न कहीं आप देखेंगे दिलीप सिंह के ही समय में होता है। दिलीप सिंह एक अल्पवयस्क थे, कम आयु में इन्होंने शासन सत्ता को संभाला। अब जब कम आयु में शासन सत्ता को कोई संभालेगा तो जाहिर सी बात है कि संरक्षक के रूप में या संरक्षिका के रूप में कोई न कोई इनके साथ होगा। तो कहा जाता है कि जब दिलीप सिंह सिख साम्राज्य की सत्ता को अपने नियंत्रण में लेते हैं या इनके नियंत्रण में देखा जाता है, तो इनकी संरक्षिका के रूप में आप यहां पर पॉइंट आउट कर लें, संरक्षिका के रूप में महारानी जिंदन
महारानी जिंदन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दिलीप सिंह की संरक्षिका कौन थी? महारानी जिंदन। अब कहानी महारानी जिंदन से ही शुरू होती है। कहा जाता है कि 1843 ईस्वी में दिलीप सिंह शासन सत्ता पर विराजमान होते हैं और इनकी संरक्षिका में महारानी जिंदन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महारानी जिंदन एक अति महत्वाकांक्षी महिला थी और उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से पुनः एक बार सिख साम्राज्य मजबूत स्थिति में पहुंच गया। और इस समय जब 1843 की मैं बात कर रहा हूं कि अगर सिख साम्राज्य मजबूत स्थिति में पहुंचने की कगार पर है तो सबसे अधिक समस्या अगर किसी को होगा तो अंग्रेजों को होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। और कहीं न कहीं महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध का कारण बनी। कहीं न कहीं यह कहानी आप देखेंगे कि प्रथम एंग्लो सिख वार को जन्म दे दिया। तो आइए हम लोग प्रथम एंग्लो सिख वार की बात करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो टाइम पीरियड है आप यहां पर लिख लें, 1845 से लेकर के 1846 तक। ठीक है, आपको यहां पर देखना है। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ उसमें अगर इन्वॉल्व कोई होता है तो दो पार्टियां बनेंगी। कुछ पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ आप देखेंगे महारानी जिंदन की टीम। महारानी जिंदन के साथ लाल सिंह प्लस तेजा सिंह। और भी कई सारे लोग थे जो आप यहां पर देखने को मिलेगा। तो कहा जाता है कि 1845 से लेकर के 1846 के मध्य जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ इसमें कोई एक युद्ध नहीं होता है। 1845 से लेकर के 1846 के मध्य अंग्रेज और सिखों के मध्य 5 बार आमना सामना हुआ, 5 युद्ध हुआ, जिनमें से प्रारंभिक 4 युद्ध जो रहे वह अनिर्णायक साबित हुए। लेकिन 5वां युद्ध जो लड़ा गया आप देखेंगे सबराओं की जो लड़ाई हुई वह निर्णायक साबित हुई और उस युद्ध में जो है जो सिख हैं वह पराजित हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ जो है सिख। कहा जाता है कि प्रथम आंग्ल सिख के युद्ध के दौरान जो लड़ाइयां हुई, युद्ध हुए, उनमें पहले उनका नाम लिखिए। पहला युद्ध जो होता है वह मुदकी का युद्ध होता है। बस आपको ध्यान रखना है, मुदकी का युद्ध। अब देखिए 1845 में यहां पर मैं आपको बता दूं और 21 सितंबर को हुआ। दूसरा जो युद्ध हुआ, लड़ा गया, वह था फिरोज शाह का युद्ध। फिरोज शाह का युद्ध और ये 18 सितंबर को था। मुदकी का युद्ध 18 सितंबर को था। थोड़ा सा इसको आप पॉइंट कर लीजिए, 18 सितंबर को। कई बार डेट्स मिस्टेक हो जा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। फिरोज शाह का जो था वह 21 सितंबर को था। यह हुई 1845 में। इसके बाद तीसरी बार जो लड़े ये लोग, बद्दोवाल का युद्ध, बद्दोवाल में सामना हुआ। यह 28 जनवरी 1846 को। चौथी बार जब लड़ते हैं ये लोग आलीवाल नामक स्थान पर, और यह भी 28 जनवरी 1846 को। ये चारों युद्ध अनिर्णायक साबित हुए, यानी कि कोई निर्णय नहीं इसमें निकल करके आया, अनिर्णायक हुए, अनिर्णायक साबित हुए। लेकिन जो 5वां युद्ध हुआ उसमें निर्णय निकल करके आया और 5वां था सबराओं की लड़ाई, सबराओं का युद्ध। सबराओं का युद्ध 10 फरवरी 1846। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ उसमें 5 लड़ाइयां लड़ी गईं, मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल, आलीवाल।
ये चार ऐसे थे जो निर्णायक नहीं हुए, निर्णायक साबित हुए, और सबराओं का जो युद्ध हुआ वह क्या था, वह निर्णायक साबित हुआ। और इस युद्ध में आप देखेंगे कि लाल सिंह और तेजा सिंह ये दोनों विश्वासघात कर दिए, यानी कि लाल सिंह और तेजा सिंह ये विश्वासघात कर दिए। और परिणाम ये हुआ कि जब इनका विश्वासघात हुआ महारानी जिंदन के साथ, ये अंग्रेजों के साथ जा मिले, तो अंततः सिख पराजित होते हैं और महारानी जिंदन को अंग्रेजों के साथ जो है एक संधि करनी पड़ जाती है। इतिहास में उस संधि को जो है लाहौर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम एंग्लो सिख वॉर का जो परिणाम हुआ वह लाहौर की संधि हुई। तो परिणाम क्या होता है भाई, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि ये हुआ कि अब संधि कर लिया जाना चाहिए। लाहौर की संधि आप लिखिएगा 9 मार्च 1846। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे कि युद्ध 10 फरवरी को हुआ और संधि उसके बाद 9 मार्च 1846 को हुई। अब आप देखेंगे कि इस संधि में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उसे भी आपको देखना है, और इसके अलावा और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें। एक गुलाब सिंह नामक व्यक्ति है जो अंग्रेजों को सहयोग देते हैं, तो अंग्रेज उनसे बहुत खुश हैं, और लाहौर की संधि में जो जो महत्वपूर्ण बातें उसमें देखिए कि इसको क्या लाभ मिलता है। पहला पॉइंट कि अंग्रेजों ने 1 करोड़ के बदले में, यानी कि देखिए अब संधि अंग्रेजों के हिसाब से होगी, तो जो कश्मीर वगैरह था वह रानी जिंदन के नियंत्रण क्षेत्र में था, लेकिन अब युद्ध तो हार चुकी हैं, अब संधि होगा, तो अब ये सब अंग्रेजों के अधिकार में आया। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज 1 करोड़ रुपए में, यानी कि अंग्रेजों ने 1 करोड़ में, उस समय एक बहुत बड़ी राशि थी, 1 करोड़ के बदले कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथ बेच दिया। गुलाब सिंह को बेच दिया। ठीक है, अच्छा, जब गुलाब सिंह को बेचा तो इससे रानी जिंदन और उनकी टीम के लोग नाराज थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो विश्वासघात किया था लाल सिंह ने, उसका उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, और अंत में सारी बातें हुई, और परिणाम यह हुआ कि दोबारा से ब्रिटिश सरकार ने या रानी ने जब आपस में बातचीत हुई, तो ब्रिटिश सरकार ने रानी जिंदन को राजा दिलीप सिंह की संरक्षिका के रूप में पुनः स्वीकार कर लिया और लाल सिंह को उनका वजीर बनाया। तो यहां पर रानी जिंदन, जो मेन पॉइंट है, रानी जिंदन को दिलीप सिंह की संरक्षिका स्वीकार, ठीक है, स्वीकार किया गया। बाकी और कोई विशेष दबाव इनके ऊपर नहीं बनाया गया। अब कहानी आगे बढ़ेगी। बात यहां तक तो समाप्त हो जाती है 1846 के बाद, लेकिन धीरे धीरे समय निकलता है और रानी जिंदन वगैरह को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि कश्मीर जो है गुलाब सिंह को या गुलाब सिंह के अधिकार में। तो कहीं न कहीं पुनः एक बार दोबारा से सिख जो सेनाएं थीं वह अपने आप को दोबारा से मजबूत हो रही थी, और रानी जिंदन अंदर ही अंदर सिख सैनिकों को मजबूत किए जा रही थी, और उनके मन में यह था कि कश्मीर को दोबारा मुझे अपने नियंत्रण में लेना है, जो कि अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए में जो है गुलाब सिंह को बेच दिया है। और अंततः यह बात आगे बढ़ती है और सिख सेना वो क्या करती है, सिख सेना जो है वह आक्रमण कर देती है। सिख सेना जब आक्रमण कर देती है, इस बात को ध्यान रखना, सिख सेना जब आक्रमण कर देती है तो सिख सेना वहां पर पराजित हो जाती है, और सिख सेना जब पराजित हो जाती है तो एक बार पुनः इनको संधि करनी पड़ जाती है, और जो संधि होगी वह होगी भैरववाल की संधि। तो प्रथम एंग्लो सिख वॉर के बाद 2 संधि आप देख रहे हैं। एक संधि आपने देखा लाहौर की संधि और दूसरी भैरववाल की संधि। तो अब आइए भैरववाल की संधि को देखते हैं। भैरववाल की संधि, अब भैरववाल की संधि में जो बची खुची इज्जत है वो भी चली जाएगी। भैरववाल की संधि 22 दिसंबर
22 दिसंबर 1846। भैरववाल की संधि में क्या क्या शर्तें थी, पॉइंट आउट कर लीजिए। नंबर 1, अब रानी जिंदन का अधिकार लगभग समाप्त कर दिया गया। महारानी जिंदन को 1/2 यानी कि 1.5 लाख रुपए पेंशन दे दिया गया कि अब आप पेंशन लीजिए, बाकी आपके सारे अधिकार लगभग खत्म। यानी कि जो संरक्षिका थी इनको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, लाहौर में एक स्थायी अंग्रेजी फौज रहेगी जिसका खर्च प्रति वर्ष तकरीबन 22 लाख रुपए आएगा और इसको राजा दिलीप सिंह वहन करेंगे। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिमेंट रहेगी जिसका खर्च कितना है भाई, 22 लाख प्रति वर्ष। और इसको कौन वहन करेगा, राजा दिलीप सिंह। तो यहां तक आप देखेंगे इस प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन धीरे धीरे समय आगे निकल चुका था। समय अब आ गया था एक ऐसे गवर्नर जनरल के काल का जो अब किसी भी कीमत पर किसी भी ऐसे राज्य को स्वतंत्र नहीं करने देगा जहां से इसको भय बना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड डलहौजी का। इस समय गवर्नर जनरल बनकर के लॉर्ड डलहौजी आया और लॉर्ड डलहौजी कहीं न कहीं अब उस स्थिति में इन लोगों को लाना चाह रहा था कि जिससे ये लोग गलती करें और इनके राज्य पर आक्रमण करके इनके राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। तो डलहौजी क्या करता है, डलहौजी कहानी कुछ 1848 ईस्वी के आसपास की है। यहां पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा उससे। डलहौजी क्या करता है कि रानी जिंदन का जो पेंशन था, ठीक है, पेंशन वो पहले घटा देता है और कर देता है 48,000। अब आप देखिएगा 48,000 कर दिया। दूसरा, जो मुल्तान है, मुल्तान का जो गवर्नर था उसका नाम था मूलराज। तो मुल्तान के गवर्नर मूलराज को हटा दिया डलहौजी ने और कहा कि इनको अपदस्थ कर दिया, डिसमिस कर दिया, जो कि सिखों के समर्थन को प्राप्त करते थे मूलराज। तो जब रानी जिंदन के पेंशन को 48,000 कर दिया, मुल्तान के गवर्नर मूलराज को पदच्युत कर दिया, डिसमिस कर दिया, सत्ता से हटा दिया, तो इससे सिखों में एक बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। और डलहौजी यही चाहता था कि कुछ न कुछ बहाना मिलाया जाए, लिया जाए, जिससे हम लोग पंजाब पर आक्रमण करके दोबारा से पंजाब को अपने अधिकार में कर लें। क्योंकि डलहौजी की बहुत सारी पॉलिसीज है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, गोद निषेध नीति, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे एक पॉलिसीज के अंतर्गत, बट अभी हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर डलहौजी इस तरह से साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहेगा, लेकिन यहां पर गोद निषेध नीति के तहत तो डलहौजी ले नहीं सकता था क्योंकि राजा दिलीप सिंह तो थे ही। तो कुशासन का आरोप लगाएगा, यानी कि अच्छा शासन नहीं है। और अच्छा शासन छोड़िए, भैरववाल की जो संधि हुई थी उस संधि के उल्लंघन की भी बात करेगा। लेकिन डलहौजी उन सबको तो पृष्ठभूमि में लिया हुआ है, गलती इन्हीं लोगों से कराना चाह रहा था और अंततः गलती होगी। पहले का 48,000 रुपए देंगे क्योंकि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, मूल राज को सत्ता से हटा दिया और मूल राज को हटाते ही सिखों में क्या हो गया भाई, सिखों में विद्रोह हो गया। और जब सिखों में विद्रोह हो गया तो द्वितीय एंग्लो सिख वॉर की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, लिखिएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848। ये सब डेट आपको याद करना है, 1848 से लेकर के 1849 तक। कारण मैं लिख देता हूं, कारण आप लोग पॉइंट आउट करिए। महारानी का पेंशन कितना कर दिया गया, 48,000, यानी कि कम कर दिया गया। दूसरा कारण, ये तो पहला था। दूसरा कारण, मुल्तान के गवर्नर
मूल राज को सत्ता से हटा दिया गया, सत्ता से हटा दिया गया। ठीक है, सत्ता से हटा दिया गया। परिणाम संघर्ष, परिणाम संघर्ष। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से फर्स्ट एंग्लो सिख वार में, प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष में 5 लड़ाइयां लड़ी गई, उस तरह से द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में भी 3 लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। 2 तो अनिर्णायक होंगी, लेकिन तीसरी निर्णायक हो जाएंगी। तो प्रमुख युद्ध आप यहां पर देखिए, प्रमुख युद्ध नंबर 1 रामनगर का युद्ध, रामनगर का युद्ध। ये इसका डेट आप यहां पर लिख लीजिए, 22 नवंबर 1848। ठीक है, और इसमें अंग्रेज अधिकारी डफ था और यह युद्ध अनिर्णायक हुआ, किसी के पक्ष में नहीं गया। पहला। दूसरा युद्ध लिखिएगा, चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला। यह युद्ध हुआ 13 जनवरी 1849 को। यह भी अनिर्णायक था, यह भी अनिर्णायक था, लेकिन इसमें अंग्रेजों को काफी क्षति उठानी पड़ी। अंग्रेज अधिकारी इसमें कौन था? डफ था। ठीक है। तीसरा जो युद्ध हुआ बड़ा महत्वपूर्ण है, तीसरे युद्ध को लिखिएगा गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया 1849 में 21 फरवरी को, 21 फरवरी 1849 को। और कहा जाता है कि इस युद्ध में तोपों का प्रयोग जबरदस्त हुआ, इसलिए इस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। तोपों का युद्ध कहा जाता है इसको। और इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी कौन था? क्योंकि डफ को हटा दिया गया है और अंग्रेज अधिकारी इसमें, आप इस चीज को पॉइंट आउट कर लीजिएगा यहां पर, चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर कई बार पूछा गया है। और इसमें विजय किसकी होती है? अंग्रेजों की विजय होती है, अंग्रेजों की विजय होती है। और परिणाम यह हुआ कि डलहौजी ने तकरीबन 29 मार्च, अगर 29 का महीना होगा, 29 मार्च 1849 को जो है सिख राज्य को ब्रिटिश राज्य का अंग बना लिया। परिणाम डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश राज्य के अधीन कर लिया, इसके बाद किया क्या? अब रणजीत सिंह के ये दिलीप सिंह थे, उनके साथ क्या किया? राजा दिलीप सिंह को कहा कि भी आप बालक हैं, 5 लाख वार्षिक पेंशन दिया और वार्षिक पेंशन देकर के कहां भेज दिया? लंदन। यह वहां पर गए। कहा जाता है कि इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, फिर बाद में दोबारा से पंजाब वापस आ गए थे ये, और फिर इन्होंने सिख धर्म को अपनाया। ठीक है। कहा जाता है कि राजा दिलीप सिंह से ही कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा जो महारानी के मुकुट को, उसका एक अंश महारानी के मुकुट को सुशोभित करता है। तो अंग्रेजों को जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, मतलब डलहौजी ने राजा दिलीप सिंह से, और फिर उसको जो है लंदन भेज दिया। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे, कोहिनूर हीरा जो है राजा दिलीप सिंह से प्राप्त हुआ था और उसका एक पार्ट जो है महारानी के मुकुट को सुशोभित करता है, यानी कि आज भी ब्रिटिश ताज के मुकुट में वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखना है।
अब जब 1849 ईस्वी में आप देखेंगे कि पंजाब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, तो नियंत्रण में आने के बाद आप यहां पर एक पॉइंट और देख लीजिए कि पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी देखनी शुरू की। यह भी कई बार प्रश्न बनता है कि पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था, पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था तो 3 सदस्यों की एक कमेटी देखेगी, 3 सदस्यों की, और आप यहां पर देखेंगे कौन कौन। एक तो प्रशासनिक क्षेत्र होगा, प्रशासनिक क्षेत्र होगा, दूसरा आप देखेंगे भू राजस्व होगा, और तीसरा है न्याय। प्रश्न बना था कि प्रशासनिक विभाग को कौन देखता था, तो आप यहां पर लिख लीजिएगा हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, ये प्रशासनिक विभाग को। भू राजस्व को कौन देखता था, तो जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, लॉरेंस। और न्याय विभाग को कौन देखता था, तो चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम लोगों ने सिखों के बारे में हम लोगों ने बात की, सिख संघर्ष के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, किस तरह से इनका क्या युद्ध हुआ, किस तरह की बातें हुई, और सिख गुरु परंपरा से हम लोगों ने इस क्लास को शुरू किया था, और धीरे धीरे 3, 4, 5 क्लासेस में जो है हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको याद करते रहेगा, बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। मैं खुद इन सब टॉपिक को, इसके बाद अभी मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में, और राजपूतों का भी इस समय क्या रहा स्थिति, उनके बारे में भी बात करेंगे, जाटों की स्थिति क्या रही उसके बारे में बात करेंगे, और जो उत्तरवर्ती मुगल शासक रहे, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं जिन पर हम लोगों को परिचर्चा करनी है। तब उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके क्या नीतियाँ रही हैं, ठीक है, किस तरह से उसने भारत का शोषण करना प्रारंभ किया, और उस पर हम लोग पर चर्चा करते हुए उसके बाद 1857 के रिवोल्ट पर पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा आराम से और समझते हुए बातों को लेके चलते हैं। बाकी हमारे विद्यार्थी बिल्कुल परेशान ना हो, मेडिवल हिस्ट्री की क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जल्द ही मध्यकालीन भारत की भी क्लासेस आपके जो है इस एप्लीकेशन पर लगातार मिलते रहेंगी। तो आशा करते हैं हमारे विद्यार्थियों को एंग्लो सिख संघर्ष और सिखों की जो प्राचीनता और जो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें थी सहजता के साथ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः हम आपसे मुलाकात कर देंगे। जिस तरह से आपका सहयोग है वैसा ही साथ बना रहे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।